स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ने जा रहे हैं। राजनीति विज्ञान को हम पिछले ही क्लास से पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में राजनीति विज्ञान को पढ़े और परंपरागत दृष्टिकोण को पढ़े। परंपरागत दृष्टिकोण के जितने भी उस पर क्रिया प्रतिक्रिया, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के परिभाषा को जाने थे, उसका प्रकृति और क्षेत्र को जाने। अब यहाँ पे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो भी बात आएगी वो सारे जो है हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार और उसकी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन बताया। अब यहाँ पे आपको समझना है, दोनों में कंपैरिजन करते जाना है। राजनीति विज्ञान है और एक पार्ट परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत जिसको कि हम ट्रेडिशनल कहते हैं, जो पौराणिक जो बातें हैं, दोनों में कंपैरिजन करते चलेंगे। क्योंकि हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा को पढ़े, स्वरूप को जाने, उसका क्षेत्र को पढ़े। क्षेत्र मीन्स राजनीति विज्ञान कहाँ कहाँ तक जा सकती है, यानी कि इसको कहाँ तक इसकी सीमा है। अब आधुनिक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, यानी मॉडर्न अप्रोच को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। कहता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें पढ़ा कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन करता है, सरकार का अध्ययन करता है और उसकी जितने भी औपचारिक संस्था है, यानी जो औपचारिक यानी फॉर्मल जितने भी संस्था था वो सारे को पढ़े। लेकिन आधुनिक में हमें क्या पढ़ना है, आधुनिक जो है इसे अपूर्ण बताता है। किसको? परंपरागत दृष्टिकोण में जितने भी बातें को हमने जाना वो सारी बातें को अपूर्ण बताता है। क्यों बताता है? तब इन्होंने बताता क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण बताता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसे साइंटिफिक तरीके से बनाने का इसका बीड़ा उठाया है। ठीक है, पर राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान के कई संदर्भ और परिभाषित किया है जो हम आगे जानते हैं। इसमें पहला है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। अब यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है, परंपरागत में हमने क्या पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन, लेकिन यहाँ पे राज्य का अध्ययन नहीं, राज्य जो निर्णय लेता है या जो सरकार जो निर्णय लेती है हमें उसका अध्ययन करना है। यानी डिसीजन मेकिंग का, यानी जो डिसीजन प्रोसेस है कहता है उसका अध्ययन करने के लिए कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र की निर्णय निर्माण का एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कराने वाला विज्ञान बताते हैं। डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी का अध्ययन करता है। और कुछ विद्वान जो है कुछ वर्षों में राजनीति विज्ञान में नीति निर्धारण की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन होने लगा है। राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन। अब कहता है, ये मेरियम और कैटलिन ने कहा है और इसे परिभाषित किया है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है। शक्ति का अध्ययन किस प्रकार से करता है? कहता है कैटलिन ने कि राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है।
लासवेल ने कहा है कि राजनीति शास्त्र के प्रश्न है कौन, क्या, कब और कैसे। ये 4 बातें याद रखना, ये लासवेल ने कहा है। स्मिथ ने कहा है कि राजनीति शास्त्र किसी भी समाज में उस शक्तियों, संस्थाओं और ढांचों से संबंधित है। स्ट्रक्चर, शक्ति यानी पावर, संस्था यानी जो इंस्टीट्यूशंस है, और ढांचा यानी उसका स्ट्रक्चर से संबंधित है, जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना एवं पोषण हेतु तथा उनके मतभेदों को दूर करने हेतु सबसे अधिक अंतिम शक्ति माना जाता है। यानी कुल मिला के शक्ति का अध्ययन है। तीसरा है राजनीति शास्त्र मानव क्रियाओं का अध्ययन, मानव जो एक्टिविटी कर रहे हैं यानी मानव का व्यवहार का अध्ययन। इसे बटेन डी जुविन के शब्दों में राजनीति विज्ञान उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। यानी उसका व्यवहार, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है। ये तो हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को हमने परिभाषित किया, और कौन कौन से विद्वान कौन कौन किस तरह से परिभाषित किए हैं, किस आधार पर किए हैं, हमने उससे जाना। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, जिस प्रकार से हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र को पढ़े, वैसे ही अब आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हमें जानना है? इसका पहला है पहला क्षेत्र, यह दृष्टिकोण संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के बजाय व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर बल दिया है। इसमें क्या है कि परंपरागत में हमने क्या देखा था कि जितने भी संस्था है, संस्था के औपचारिक अध्ययन किया गया था, जैसे यूएनओ हो गया, जैसे भारत के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, या फिर ये जितने भी प्रकार का है, जो भी है, वो सारे अध्ययन किए थे। स्वास्थ्य से संबंधित जो उसका इंस्टीट्यूशंस है, या फिर एनजीओ से संबंधित है, या फिर बहुत प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट है, तो जो भी संस्था है उसका अध्ययन औपचारिक रूप से करना था। लेकिन आधुनिक रूप में कहता है कि नहीं, उसका नहीं, यहाँ व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। दूसरा है यह अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन व समग्रता का दृष्टिकोण है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी, इसका स्टडी करता है और उसके जो होल प्रक्रिया है उसको जानने का प्रयास करता है। तीसरा है कि यह राजनीतिक व्यवहार के क्रमबद्ध एवं तारतम्य अध्ययन पर बल देता है। राजनीतिक व्यवहार में जो क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से जो उसका तारतम्य है उसका अध्ययन करता है। चौथा है कि यह राजनीति शास्त्र के अध्ययन एवं अनुसंधानों में सांख्यिकीय प्रयोग पर बल देती है, ताकि ठोस, वर्गीकृत और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ठीक है, आगे है 5वां पॉइंट्स कि यह व्यवस्थित सिद्धांतों की रचना का प्रयास करता है, यानी ये सुव्यवस्थित तरीका से इस सिद्धांत की जो रचना है इसका प्रयास किया जाता है। आगे है दार्शनिक या सैद्धांतिक तत्वों के बजाय यथार्थता पर बल देता है। जैसे फिलोसफर है, वो कल्पना करते हैं या फिर कोई सिद्धांत देते हैं, किसी भी प्रकार का सिद्धांत देते हैं, कहता नहीं उसका जरूरत नहीं है, फिलोसफी की जरूरत नहीं है, ठीक है, थ्योरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रियलिटी का जरूरत है। यहाँ पे धरातल पे किस प्रकार से काम हो रहा है। सैद्धांतिक बातें तो बहुत है, वो कागज कलम पर ही रहता है, लेकिन धरातल पर कितना है, वो कितना सही उतरता है। कोई भी, जैसे कोई सरकार है और किसी प्रकार का वो योजना बनाते हैं, तो योजना तो वो सिद्धांत हुआ, वो कागज कलम पर बन गया, लेकिन धरातल पर वो लागू कितना हुआ है, कितने लोगों को उससे फायदा हुआ है, कितने लोगों ने उससे लाभान्वित हुए हैं, इसकी जरूरत है। जैसा कि अब जो विकलांग को ट्राईसाइकिल मिलता है,
ठीक है। लेकिन वो ट्राईसाइकिल लेने के लिए जो है उसके पास में एक प्रकार का एक प्रमाण के लिए जो है कागज आता है, ठीक है। उसका कहिए सर्टिफिकेट वगैरह होता होगा, वो सर्टिफिकेट आता है। वो सर्टिफिकेट लेकर के जो है वो जहाँ पे ट्राईसाइकिल बट रहा है सरकार की योजना के तहत वहाँ पे पहुँचेगा। अब जिसके पास में वो सर्टिफिकेट है कि ये विकलांग है उसको मिल जाएगा, और वहीं पे और विकलांग ऐसा है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है या वो कागज नहीं बना है, तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान है उनका कहना है कि देखिए आपको ट्राईसाइकिल देना है जितने लोग विकलांग है, लेकिन उसके पास में प्रमाण होना चाहिए। ये तो सैद्धांतिक बातें हो गई। रियलिटी क्या है कि अगर वहाँ पे विदाउट सर्टिफिकेट का अगर विकलांग रियल में आपको दिख रहा है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये भी आप जानते हैं, वहाँ पे आपको उसको भी देना है। ये रियलिटी है, ठीक है। तो कहता है कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो क्षेत्र है, आधुनिक दृष्टिकोण का जो सोच के विद्वान है, वो कहता है सिद्धांत पे नहीं, फिलॉसफी यहाँ पे नहीं चलेगा। फिलोसफर की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हमें रियलिटी की ज़रूरत है। आगे है कि यह दृष्टिकोण परिवर्तनों का ध्यान रखते हुए सिद्धांतों को उनके अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। अब जैसा कि हमने कहा कि विकलांग तो है लेकिन उसके पास प्रमाण नहीं है, तो कहता है कि किस कारण से उस विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, वो कारण को जानिए, उस कारण का निवारण का काम करें। ये कहता है राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान है। आगे कहता है कि यह मूल्य निरपेक्ष तथा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावों से मुक्त दृष्टिकोण है। कहता है ये मूल्य निरपेक्ष है और व्यक्तिनिष्ठ है, ठीक है। व्यक्ति का वैल्यू क्या है, वो व्यक्ति पर निर्भर है, व्यक्तिवादी, ठीक है। एक होता है समूहवादी, एक होता है बहुलवादी, यानी बहुल जो कह रहा है या समूह जो कह रहा है, समुदाय जो कह रहा है, नहीं, यहाँ कहता है व्यक्ति को देखना है। तो ये रहा आधुनिक दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है। आगे हम जानते हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति जो है हम परंपरागत दृष्टिकोण के भी पढ़ेंगे और आधुनिक दृष्टिकोण के भी जानेंगे, ठीक है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो है राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति जो है कई पॉइंट्स में हमने दिया है। आपको सबसे पहले पॉइंट्स को जानना है, पॉइंट्स को देखना है और पॉइंट्स को समझने का प्रयत्न करना है। तो पीछे आप जितने हमने डिटेल से पढ़ाया है, अगर उसे आप समझ लिए होंगे तो इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति को आप खुद से लिख लेंगे। कैसे? जैसे पहला है दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में, ये क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण की जो पहला जो बातें हैं, कहता है कि दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में लेटी से लेके कांट, एक्विनास और हीगल राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचारशील या दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में प्रतिपादित किया है। आचारशील और दर्शन शास्त्र, इन विचारकों ने राजनीतिक समस्याओं के शाश्वत समाधान के प्रयास किए। उन्होंने मानव जीवन के समाज के लक्ष्यों व क्यों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके फलस्वरूप नैतिक जीवन की उपलब्धि का भी विचार रखा। ईश्वरीय राज्य की स्थापना का विचार और विवेक का साक्षात्कार जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए। हमने क्लास में भी कहा था कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका जो सोच है, परंपरागत दृष्टिकोण के जो विद्वान है उसकी जो सोच होंगे वो अपने समय के अनुसार, यानी जो पुराने समय के लोग हैं तो उस समय अपनी परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो बातें करेंगे। यहाँ पे वही है, कहता है कि राजनीति शास्त्र को फिलॉसफी के रूप में देखिए, दर्शन शास्त्र के रूप में देखिए, नैतिकता के रूप में देखिए। हमने कहा था नैतिकता क्या है, पुराने लोग को देखेंगे वो ज़्यादा नैतिक रहेंगे,
और अभी में देखेंगे कि नहीं, नैतिक पैतिक कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं, रियल व्यक्ति है। व्यक्ति में क्या देखना है, हमें किस चीज़ की समस्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसी समस्या है, ये समस्या का समाधान कैसे होगा। यहाँ पे नो फिलोसफर, नो फिलोसफी, कोई मोरलिटी नहीं, लेकिन ये परंपरागत हम पढ़ रहे हैं, आपको मोरलिटी ही मिलेगा। दूसरा क्या है, अधिअनुशासनात्मक। राजनीति शास्त्र की प्रकृति का एक अर्थ महत्वपूर्ण तत्व उसका अधिअनुशासनात्मक स्वरूप है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन जो है मानव जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित रहा है, इसलिए इन्हें इनके चिंतन को किसी विशेष विषय या अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है तार्किक या बौद्धिक, यानी लॉजिक है। ठीक है। परंपरागत दृष्टिकोण के स्वरूप का एक अन्य तत्व परंपरागत चिंतकों की तार्किकता की प्रधानता है। इनके सिद्धांत एवं तर्क निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। चौथा है संस्थाओं का अध्ययन, यानी जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र में हमने संस्था को पढ़ा था, लेकिन आधुनिक क्षेत्र में हम क्रिया को पढ़े थे। बस वही बात यहाँ पे आ गया। हमने कहा जो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो ये प्रकृति को आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। आगे अब हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की प्रकृति को जानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण, अब पीछे आपने क्या देखा कि जो पौराणिक लोग हैं, परंपरागत जो लोग हैं या परंपरागत जो विद्वान है, वो ज़्यादातर दार्शनिकता की बात करेंगे, तार्किकता की बात करेंगे, मॉरलिटी यानी नैतिकता की बात करेंगे। लेकिन जो आधुनिक विद्वान है वो सब नहीं देखेंगे, वो तर्क पर कुछ नहीं, रियलिटी को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, अध्ययन मुक्तता। अब राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या धर्म के विषय में हो या व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, विश्व से संबंधित हो, इसका एक अध्ययन विषय बन जाना चाहिए। दूसरा है अनुअध्यात्मक राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण अनुभवात्मक तथा यथार्थवादी है, यानी ये एम्पिरिकल पर ध्यान देता है, यानी इसका अनुभव जो कर चुका है उसी को रियलिटी मानेगा, दर्शन को नहीं, मॉडल को नहीं। यहाँ पे रियलिटी को, यथार्थवादी को, अनुभववादी यानी कि जो अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस है उसके पास, उसके आधार पर जो है मानते हैं। ये कौन है, आधुनिक। पद्धति विज्ञान तथा मूल्य मुक्तता कहता है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत एक पद्धति विज्ञान का विकास हुआ है, उसमें वैज्ञानिकता की पद्धति को विशेष महत्व दिया है, साइंटिफिक को मानेगा, जो साइंस कहेगा। ऐसे भी अभी आधुनिक जो युग है वो विज्ञान का युग है। बस यही जानिए। आगे है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, कहता है रिसर्च एंड थ्योरी में रिलेशंस है। ठीक है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए हैं। ये सिद्धांत कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं, फलस्वरूप सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया शोधोन्मुखी है, यानी कि रिसर्च की ओर उन्मुख है। जो भी सिद्धांत, आज के सिद्धांत, परंपरागत दृष्टिकोण के जो सिद्धांत है वो फिलॉसफी पे आधारित है, मॉरलिटी पर आधारित है, यानी नैतिकता पर आधारित है, बौद्धिकता पर आधारित है, लॉजिक यानी तार्किकता पर आधारित है। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण का जो स्वरूप या प्रकृति है वो रिसर्च पर ध्यान देता है। रिसर्च मीन शोध, यानी कि पुनः उसमें सर्च करेंगे, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा हम उस पर काम करेंगे। राजनीति विज्ञान को उस पर काम करना होगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा पांचवा भी पॉइंट है, कहता है असमंजस्य एवं अनेक रूपता राजनीतिक का अध्ययन स्वरूप अभी भी निश्चितता और अपूर्णता के लिए
लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इसके कारण अभी भी इस सिद्धांत में असमंजस बना हुआ है, सामंजस्य और एकरूपता का अभाव पाया जाता है। तो हम उस प्रकार से काम करें जिसमें हमें सामंजस्य और एकरूपता का अभाव नहीं पाया जाए, एकरूपता रियल में पाया जाए। छठा है अनुशासन की स्वायत्तता के प्रयास, यानी जो डिसिप्लिन है उसमें ऑटोनॉमी होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक जो शास्त्रियां हैं, जैसे डेविड स्टन है, डहल है, कैटलिन है, ये सब अपनी शक्ति राजनीतिक शास्त्र को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में जो है प्रतिष्ठित करने के लिए काम कर रहे हैं। स्वतंत्र हो, अनुशासन में रहे लेकिन स्वतंत्र हो, ठीक है। आगे है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में, आगे है अंतः अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की मूल इकाई मनुष्यों का राजनीतिक व्यवहार है। इस कारण मनुष्य से संबंधित सभी तत्वों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। अगला है विकासशीलता। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनेक उपागमों के माध्यम से विकासमान है। वर्तमान में आधुनिक सिद्धांत के माध्यम से क्षेत्र, पद्धति आदि निश्चित हो चुके हैं और इस सिद्धांत की निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। तो ये रहा हमारा आधुनिक दृष्टिकोण का। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ भी आप देख लेंगे प्रकृति के संबंध में जो है क्या भिन्नता है, क्षेत्र से संबंधित क्या भिन्नता है, सिद्धांत निर्माण में भी भिन्नता है, अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी दोनों में विभेद है, ठीक है। निष्कर्ष हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको निष्कर्ष जो है हमने जो असाइनमेंट दिए हैं, असाइनमेंट में आपको लिखना है सीमा यानी लिमिटेशंस और इसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस को लिखते हुए तब जाके आप यहाँ पे जो निष्कर्ष है आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए अब हम इसका दायरा क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, कुछ सीमा को भी पढ़ लेते हैं जो आपको असाइनमेंट में भी लिखना है कि राजनीति विज्ञान का दायरा बहुत व्यापक है और विशेषज्ञों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 5 विषयों में विभाजित किया है। राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी राजनीति से संबंधित सिद्धांत जो भी विद्वान जिस भी देश के विद्वानों ने दिया है वो सिद्धांत बहुत प्रकार के हैं। आपके सेमेस्टर 1 में जितने भी टॉपिक है वो राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड है। दूसरा है लोक प्रशासन, ये राजनीति विज्ञान का ही एक पार्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या पढ़ना रहता है जो आप आगे चौथा या 5वां सेमेस्टर में पढ़ना होगा। लोक प्रशासन जो है यानी ये लोगों के ऊपर प्रशासन करना, यानी कि कार्यपालिका का जो 2 क्षेत्र है, एक होता है एक क्षेत्र अस्थाई कार्यपालिका का रहता है, पदाधिकारी रहते हैं, और एक तरफ अस्थाई में जो हमारे नेता लोग आ जाते हैं, मंत्री, हमारी सरकार जो आ जाते हैं, ये अस्थाई कार्यपालिका हो गए। अस्थाई कार्यपालिका में जो हमारे लोक सेवक जो हमारे आईएएस पास करके आते हैं, आईपीएस पास करके आते हैं, आरएएस पास करते हैं, जितने भी प्रकार के जो भी स्टेट से रिलेटेड होता है, बीपीएससी होता है, यूपीएससी होता है, जेपीएससी होता है, तो ये सब प्रकार के क्या हुआ, ये सब हुआ लोक प्रशासन, ये सब हुआ लोक प्रशासक, ठीक है। तो शासन और प्रशासन शासन सरकार से रिलेटेड है, प्रशासन जो है हमारे जो लोक सेवक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। इससे डिटेल्स में हम आगे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तीसरा है तुलनात्मक राजनीति। हमारा जो राजनीति है, हमारा राजनीति का सीमा तुलना करने में भी है। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था संस्था किस प्रकार से है, संरचना किस प्रकार से है, अन्य देशों की राजनीतिक संस्था संरचना किस प्रकार से काम करती है, तो हम तुलना भी करते हैं। ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आया।
हमारे देश के साथ में अन्य देशों के साथ में किस प्रकार से संबंध है, कैसा संबंध है, अच्छा संबंध है, पाकिस्तान के साथ में कैसा संबंध है, चीन के साथ में कैसा संबंध है, रूस के साथ में कैसा संबंध है और अमेरिका के साथ में कैसा संबंध है। तो ये जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब एक देश दूसरे देश के बीच के संबंध को जब पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का संबंध हो, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अनेक प्रकार का संबंध होता है, इंस्टीट्यूशनल, तो हमें ये जानकारी होता है कि एक देश दूसरे देश के बीच में हमारा संबंध कैसा है। आगे सार्वजनिक कानून, ठीक है, सार्वजनिक कानून भी हमें पढ़ना पड़ता है राजनीति से रिलेटेड। तो इतनी सारी बातों को जो है हम राजनीति शास्त्र के दायरे यानी इसकी सीमा है, ठीक है, इसकी सीमा को हम इस प्रकार से इसे आप देख लेंगे, यहाँ पे पढ़ लेंगे। या ध्यान देने योग्य बात है कि उप विषय आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण दायरे को कवर करते हैं। ये सब जो है आप लोग देख लेंगे। इसका महत्व क्या है, राजनीति विज्ञान का क्या महत्व है? राजनीति विज्ञान का महत्व इस तथ्य में निहित है कि हम सभी राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत रहते हैं और हमें वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों से भी प्रभावित होते हैं। वैश्वीकरण के आगमन के साथ ही दुनिया के लोगों में दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने की भी रुचि जगी है। अपना देश में जो भी हम पढ़ते हैं तो हम इसी प्रकार से दूसरे देशों के बारे में भी जानने के इच्छुक होते हैं, तो हम जानते भी हैं। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है। इसलिए राजनीतिक विज्ञानों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे हमें वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने का एक तरीका प्रदान करता है। कई ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ पर राजनीतिक विज्ञान में स्नातक और ये सब है, ये इसे नहीं लिखना है, ठीक है, इसे नहीं लिखना है। आगे थोड़ा सा और है, राजनीति विज्ञान का दायरा जो है देख लीजिएगा। महत्व यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। भारत में राजनीति विज्ञान का क्या महत्व है? भारत में जो है काफ़ी इतना प्रासंगिक नहीं है, जैसे देश और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सुधार की जटिलताओं जुड़ रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक विज्ञान का महत्व है। इसमें सुशासन को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, सुशासन, गुड गवर्नेंस को किस प्रकार से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उसे भी हमें जानना है। सामाजिक न्याय को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा रहा है। भारत को लोकतंत्र में बनाए रखने और मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक विज्ञान बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को जो है हमें देखना है और जो है समझ लेना है। आगे है विदेश नीति को कैसे आकार दिया जा रहा है, इसे भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको महत्व है, हमने जो है थोड़ा थोड़ा इसे जो है डिफाइन किए हैं, लेकिन आप अच्छे से समझ के आप अपने डायरी में लिखेंगे और फिर असाइनमेंट तैयार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।